अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन स्टडी कॉर्नर। सो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो कैसे 16 था। अब हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा यूनिटी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास तीन जो है वो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट के अंदर हम हमेशा कॉन्सेप्चुअल और इजी एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टेस्ट नंबर फर्स्ट है, एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग इंक्लूड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इनमें से कौन सी चीज है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूड है? स्किन, सलेवा, गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस, अलाफी। अब हम कहेंगे कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, सलेवा, ये सारे के सारे जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर मौजूद होते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो अलाफी। एमसीक्यू नंबर सेकंड है हमारे पास, डैश आर द सरफेस आर फिजिकल बैरियर पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसको हमने दो जो है वो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक जो है उसको हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर, जो कि कुछ सरफेस होंगे, और दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल बैरियर होते हैं। कुछ लिक्विड टाइप मटेरियल होता है जो कि एज अ इम्यूनिटी के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास फिजिकल बैरियर के बारे में पूछा जा रहा है। स्किन हमारा फिजिकल बैरियर है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम की जो इनर लाइनिंग होती है, वहां पे एक मेम्ब्रेन बन जाती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि म्यूकस की बनी होती है। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। अच्छा, ये दोनों जो है हमारे पास ये आ जाते हैं किसके अंदर, फिजिकल बैरियर के अंदर, और सलेवा और टीएस ये हमारे जो है ना केमिकल बैरियर है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए और बी, यानी बोथ ए एंड बी। ये ऑप्शन नंबर ई जो है हमारा करेक्ट है। और हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, सेपिशियस गिलेट, स्वीट गिलेट एंड हेयर फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन। अब ये बात हो रही है स्किन के लेयर के बारे में। स्किन के हमारे पास 3 लेयर होते हैं। इस तरीके से अगर हम स्किन का पार्ट लेंगे, कोई भी छोटा सा पार्ट लेंगे, उसके अंदर 3 लेयर होंगे। पहले वाला जो पार्ट होगा वो होगा एपिडर्मिस, दूसरा जो पार्ट होगा वो डर्मिस होगा, और नीचे वाला जो पार्ट होता है जो कि डेप्थ में होता है वो होता है हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले जो है सेपिशियस ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स, ये सारे के सारे होते हैं डर्मस वाले रीजन के अंदर, और फिर इस एपिडर्मिस के थ्रू जो है हेयर जो है ना बाहर आती है। यहाँ जो सेपिशियस ग्लैंड है, जिनको हम ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, जो ऑयल है वो भी इस डर्मस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इस एपिडर्मिस के थ्रू जो है स्किन के सरफेस पे पहुंचता है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये सारे के सारे प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, ये प्रेजेंट होंगे डर्मस वाले रीजन के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसमें करेक्ट होगा। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 है हमारे पास, सॉरी 4 है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज। अच्छा, अब ये लिम्फोइड कुछ टिश्यूज हैं जो कि हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। ठीक है, कुछ लिम्फोइड टिश्यूज हमारे नेक वाले रीजन में होते हैं जिनको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ लिम्फोइड टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उनके टुकड़े मौजूद होते हैं लिम्फोइड टिश्यूज के, उनको हम पेयर्स पैचेस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, पेयर्स पैचेस। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे-छोटे पैचेस होते हैं, टुकड़े होते हैं जो कि लिम्फोइड टिश्यूज के बने होते हैं, जो कि इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं। तो पेयर्स पैचेस। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारे पास, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हम दो किस्म के पढ़ते हैं बैरियर, एक होता है केमिकल बैरियर, दूसरा होता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, और तीसरा आ जाता है सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ये तीन जो है फिजिकल बैरियर है, और केमिकल बैरियर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हमारे जो है टीएस आ जाते हैं, सलेवा आ जाती है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस आ जाता है, उसके अलावा दूसरे भी काफी चीजें हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड है केमिकल बैरियर के अंदर, म्यूकस हो गया। अच्छा, अब हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात कर रहे हैं। जब पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर लेगा तो उस पैथोजन को किल करने के लिए सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। बल्कि हमारे पास डिफेंस की टोटल 3 लाइन है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। जब फर्स्ट लाइन पैथोजन क्रॉस करेगा तो आगे वाली दो लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, वो एक साथ क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। कौन सी चीज है जो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर मौजूद नहीं होती? तो साइटोटॉक्सिसिटी ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का रिस्पांस है। ठीक है, ये भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का रिस्पांस है। ये फीवर यानी टेंपरेचर का इंक्रीज होना, ये भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके अलावा सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, मैंने अभी अभी बताया कि फिजिकल बैरियर के अंदर हमारे पास 3 चीजें आती है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। तो इसका मतलब ये जो है ये बेसिकली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का फिजिकल बैरियर है।
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का फिजिकल बैरियर है, ये हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आता, तो हम कहेंगे कि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूड नहीं है। बाकी फेगोसाइटोसिस इंक्लूड होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इसमें हमारा जो सही जवाब है वो क्या है, डी। एमसीक्यू नंबर 6 है हमारे पास, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस, इनमें से कौन सा स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस है। स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस फेगोसाइटोसिस फीवर, ह्यूमरल इम्यूनिटी, आप कहेंगे कि सारे के सारे जो है इम्यून रिस्पांस है। हाँ इम्यून रिस्पांस तो है, लेकिन हमारे पास पूछा जा रहा है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस के बारे में। अब स्पेसिफिक क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक क्या होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम के जो पार्ट है, जो कंपोनेंट है, वो किसी भी टाइप के पैथोजन को क्या करते हैं, रिस्पांस करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, उससे फाइट करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक। अब हमारी स्किन हर किस्म के पैथोजन को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, यानी एंटर होने से रोकेगी, ठीक है। उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन है या सलेवा है, ये सारी चीजें हर किस्म के पैथोजन के लिए क्या होती हैं, मतलब रिस्पांस करती हैं, तो हम कहेंगे वो क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस दोनों क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्पेसिफिक है, वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैथोजन को क्या करेंगे, किल करेंगे, फिर उसके एंटीजन को मेमोरी के तौर पे क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज है जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूड है, वो है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूडेड है। ये एंटीबॉडीज के थ्रू काम करती है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये जो है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस है, ये क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैथोजन के खिलाफ क्या करेंगे, एक्शन, ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू नंबर 7 है हमारे पास। एमसीक्यू नंबर 7 क्या कह रहा है कि मैक्रोफेजेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम। अब मैक्रोफेजेस कहां से पैदा होते हैं। अब हमने जो है वो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स पढ़े हैं। डब्ल्यूबीसी जो है हमारे पास व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को बोलते हैं, उसके दो टाइप होते हैं, एक होते हैं ग्रेन्युलेटेड। ग्रेन्युलेटेड का मतलब है जिसके अंदर स्मॉल ग्रेन्स या पिगमेंटेशंस प्रेजेंट हो, और दूसरे होते हैं अग्रेन्युलेटेड। अग्रेन्युलेटेड के दो टाइप होते हैं, एक हमारे पास होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। अब हमारे पास जो मोनोसाइट है ये वो सेल है जो कि शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब है ये जब पैदा होंगे या ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इनकी जो लाइफ स्पेन है, जो लाइफ टाइम है, वो 2 से 5 दिन होगी, ठीक है। 2 से 5 दिन के बाद जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्किप कर जाते हैं ब्लड की सर्कुलेशन से, फिर टिश्यूज की तरफ मूव करेंगे, वहां पे ये साइज के अंदर इलाज हो जाते हैं, या तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे डेंड्राइटिक सेल के अंदर, या तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे मैक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है। अब ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो मोनोसाइट आ रहा है वो अब 2 चीजों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मैक्रोफेजेस के अंदर, एक बड़े लार्ज सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जो बड़े में बड़ा लार्ज जो सेल है हमारे इम्यून सेल के अंदर, वो कौन सा होता है, मैक्रोफेज होता है। या ये कन्वर्ट हो जाएगा डेंड्राइटिक सेल के अंदर, जिनके अंदर इस टाइप के डेंड्राइट्स मौजूद होंगे या साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस मौजूद होंगे। इनको हम डेंड्राइटिक सेल बोलेंगे और इसको हम मैक्रोफेज बोलेंगे। तो ये मैक्रोफेज जो ओरिजिनेट होता है ये मोनोसाइट से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। ओके, तो मैक्रोफेजेस ओरिजिनेट्स फ्रॉम, हम क्या कहेंगे, ये ओरिजिनेट होता है मोनोसाइट से। ऑप्शन नंबर बी होगा। एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास, देश है पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस। पॉली का मतलब है मेनी, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, ऐसे सेल जिनकी मॉर्फोलॉजिकली जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, मतलब डिफरेंट होता है, उसकी जो साइज होती है या शेप होती है न्यूक्लियस की, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब हमारे पास जो ग्रेन्युलेटेड है, वो ग्रेन्युलेटेड सारे के सारे क्या होते हैं, जो ग्रेन्युलेटेड हमारे पास है, जिनके अंदर ग्रेन मौजूद होते, ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। तो ग्रेन्युलेटेड डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड होता है, यहाँ हम कहेंगे मल्टी लोब्ड होगा। इनके अंदर बहुत सारे लोब प्रेजेंट होंगे। जैसे हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स है उसके अंदर हमारे पास जो है 3 से लेकर 5 लोब वाला न्यूक्लियस होगा। इसिनोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, ये सारे क्या हैं, लोब वाले सेल है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स को अगर हम देखेंगे तो इसका सेल जो है इस तरीके से लोब के अंदर डिवाइड होगा। इसके सेल के अंदर तकरीबन न्यूक्लियस जो है वो 5 लोब के अंदर क्या होता है, डिवाइडेड होता है। बेसोफिल के अंदर अगर हम देखेंगे तो बेसोफिल के अंदर भी इस तरीके से लोब बने होते हैं। इसिनोफिल के अंदर भी इस तरीके से क्या बने होते हैं, एयरफोन टाइप ये लोब बने होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस जो होता है लोब होता है, इसको हम पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, यानी सारे के सारे जो ग्रेन्युलेटेड है वो सारे के सारे क्या हैं, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस है या पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस रखने वाले सेल। देश आर शॉर्ट लिव्ड एंड डाइड आफ्टर ईटिंग 20 बैक्टीरिया एंड 82 बस। इनमें से कौन से सेल हैं जो कि शॉर्ट लिव्ड हैं, जिनकी लाइफ स्पेन बहुत ही शॉर्ट होती है, जो कि 20 बैक्टीरिया को ईट अप करने के बाद जो है मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद वो ऐड हो जाते हैं किसके अंदर, पस के अंदर, यानी कन्वर्ट हो जाते हैं पस के अंदर, ठीक है। तो वो हमारे पास बेसिकली कौन से सेल है, वो हमारे पास है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ऐसे सेल है जिनकी लाइफ स्पेन 2 से लेकर 5 दिन तक है, ठीक है, 2 से लेकर 5 डेज तक है, और ये 20 बैक्टीरिया को ईट करने के बाद क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और ऐड किए जाते हैं पस के अंदर। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास, देश हैव रिसेप्टर्स लाइक लिपोपेप्टाइड्स, फॉलिजिलिन रिसेप्टर्स, पेप्टाइडोग्लाइकन रिसेप्टर्स,
अच्छा, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि बैक्टीरिया को फेगोसाइटाइज करते हैं, उनके सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया के कंपोनेंट को पहचानने के लिए क्या होते हैं, एक किस्म के रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली हम कहेंगे कि ये न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं, जिनके सरफेस के ऊपर क्या होता है, फ्लैजिला को पहचानने के लिए रिसेप्टर होता है, लिपोपेप्टाइड को पहचानने के लिए रिसेप्टर होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन को पहचानने के लिए क्या होता है, रिसेप्टर होता है। ये सारे के सारे क्या है, बैक्टीरिया के कंपोनेंट है। तो बैक्टीरिया को पहचानने के लिए इनके पास क्या है, रिसेप्टर है, और वो रिसेप्टर किसके पास है, न्यूट्रोफिल्स के पास। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मैक्रोफेजेस एग्जैक्ट। इनसे सारे फंक्शन क्या है, मैक्रोफेजेस के हैं। वो कौन सा फंक्शन है जो मैक्रोफेजेस से रिलेट नहीं करता, प्रेजेंटिंग एंटीजन टू अदर इम्यून सेल्स। अब मैक्रोफेजेस क्या करता है, अब मैक्रोफेजेस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये मैक्रोफेज है, ठीक है। ये जब क्या करेगा, इंटर करेगा किसी भी पैथोजेनिक पार्टिकल को, तो उस पैथोजेनिक पार्टिकल को ये ब्रेक करके उसकी एंटीजन क्या करता है, अपने सरफेस पे रिप्रेजेंट करता है। यानी दूसरे जो इम्यून सेल है उसको इनवाइट कर रहा है, उसको दावत दे रहा है कि भाई मैंने मेरे को जो है पैथोजन को किल किया है, आप भी एक्टिवेट हो जाओ पैथोजन को किल करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्रोफेज कहलाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसीज बोलते हैं हम इसको। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसका काम है, ये फंक्शन परफॉर्म करता है। रिकॉग्नाइज सेल टू एक्टिवेट टी सेल्स टू रिलीज साइटोकाइन्स। अब ये वाला काम भी है, हम कह रहे हैं कि ये एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब डायरेक्टली ये बन रहा है कि ये दूसरे सेल को एक्टिवेट करता है, और कभी कभार ये केमिकल भी रिलीज कर देता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी रिलीज कर देता है, दूसरे सेल को एक्टिवेट करने के लिए साइटोकाइन्स हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, रिकॉग्नाइज सेल्फ सेल। सेल्फ सेल का मतलब क्या होता है, सेल्फ सेल का मतलब है अपनी बॉडी के सेल को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना अपने सेल्फ सेल। ये मैक्रोफेजेस का काम नहीं है, ये बेसिकली काम है नेचुरल किलर सेल का। तो हम कहेंगे कि ये काम जो है ये मैक्रोफेज नहीं करता, ये हमारे पास एक्सेप्शन है। ठीक है, नेचुरल किलर सेल चेक द प्रेजेंस ऑफ डैश ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी सेल्स फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ एसिड। अब कैसे पता चले कि ये हमारे खुद के बॉडी के सेल हैं और ये फॉरेन सेल है, बाहर से आए हुए सेल है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के ऊपर कुछ जो है टैग्स मौजूद होती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है, जैसे हमारी पहचानने के लिए कि भाई हम इस मुल्क के हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होगा। तो हमारे बॉडी के जो सेल है उनके पास भी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, तभी तो हमारे इम्यून सेल उसको पहचान पाएंगे कि ये बॉडी के सेल है, ये जो है बाहर से आने वाले सेल है, या फॉरेन पार्टिकल है, या फॉरेन प्रोटीन से। ठीक है, तो हमारे जो सेल है बॉडी के, उनके सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं MHC1, यानी मेजर स्टॉप कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1। एक किस्म की स्पेसिफिक प्रोटीन है जो कि ऑलमोस्ट सारे जो भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं और जो प्लेटिनेट्स हैं उनके सरफेस के ऊपर MHC1 मौजूद होगा। और उसके अलावा जो मैक्रोफेज है, बी सेल्स है, डेंड्राइटिक सेल है, उनके सरफेस के ऊपर MHC2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी सारे सेल जो बॉडी है उनके ऊपर क्या होगा, MHC1 होगा। और यही प्रोटीन है जो कि हमारी पहचान है, हमारे सेल की पहचान है। इसी प्रोटीन MHC1 के बेस पे हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी के सेल है। ठीक है, तो ये हमारे सेल की आईडी कार्ड है, तो ये क्या होगा, MHC1 होगा।